नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आजकल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी संवेदनशील भी है। भारत में आवारा कुत्तों का मुद्दा। जी नमस्कार। और ये मुद्दा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद तो और भी ज्यादा गर्मा गया है, खासकर दिल्ली एनसीआर के लिए। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, अखबारों के लेख हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, शोध भी है और कुछ व्यक्तिगत अनुभव और दुनिया भर के उदाहरण भी हैं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इन सभी स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे जोड़कर इस पूरे मुद्दे के अलग-अलग पहलुओं को समझा जाए। मतलब कहाँ दिक्कतें हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या समाधान हो सकते हैं। सही। तो शुरुआत करते हैं समस्या की जड़ से। मतलब भारत में ये समस्या कितनी बड़ी है? आंकड़ों को लेकर ही काफ़ी कन्फ्यूजन लगता है। बिल्कुल। देखिए, 2019 की जो पशु जनगणना थी उसमें कहा गया था कि करीब 1.5 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। लेकिन कुछ हाल की रिपोर्ट्स जैसे 2024 की ये आंकड़ा 6.5 करोड़ तक बता रही हैं। 6.5 करोड़? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये अनुमान है और अलग-अलग तरीकों से लगाए जाते हैं। दिल्ली एनसीआर की ही बात करें तो यहाँ 8 से 10 लाख आवारा कुत्ते होने का अनुमान है। अब जाहिर है इतनी बड़ी संख्या होगी तो मुश्किलें तो होंगी ही। और सबसे बड़ी मुश्किल शायद कुत्तों का काटना और रेबीज है। मैंने पढ़ा कि भारत में रेबीज से होने वाली मौतें दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। जी हाँ, ये बहुत चिंताजनक बात है। दुनिया भर में रेबीज से जितनी मौतें होती हैं उसका लगभग 36% हिस्सा भारत में है। मतलब सालाना करीब 18,000 से 20,000 मौतें। हालांकि सरकारी आंकड़े शायद थोड़े कम दिखाते हों। 18 से 20,000 मौतें? हाँ, और कुत्तों के काटने के मामले देखिए, 2024 में करीब 37 लाख मामले रिपोर्ट हुए और इस साल 2025 के सिर्फ जनवरी महीने में ही 4.3 लाख मामले सामने आए। बाप रे। मतलब हर महीने लाखों लोग। बिल्कुल। और 2024 में रेबीज से 54 मौतें भी कंफर्म हुई हैं। कुछ राज्य हैं जहां आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां काटने के मामले ज्यादा हैं, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। और हाल में कुछ ऐसी दुखद घटनाएं भी हुई हैं जिन्होंने लोगों के डर को और बढ़ा दिया है। बच्चों पर हमले या वो वाघ बकरी टी वाले एग्जीक्यूटिव की मौत। हाँ, उन घटनाओं ने यकीनन सार्वजनिक सुरक्षा की चिंता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और शायद इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश आया। हाँ, उस आदेश के बारे में बताइए। 11 अगस्त का आदेश है शायद। क्या कहा है कोर्ट ने? जी, कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के अथॉरिटीज को निर्देश दिया है कि 8 हफ्तों के अंदर सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम्स में रखा जाए और साफ कहा है कि उन्हें वापस छोड़ा ना जाए। 8 हफ्ते? और वापस छोड़ने पर भी रोक? हाँ, कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई इस काम में बाधा डालता है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके पीछे कोर्ट ने बढ़ते हुए काटने और रेबीज के मामलों का हवाला दिया और खास तौर पर एक 6 साल की बच्ची की मौत का जिक्र किया। तो इस पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही? जाहिर है दो फाड़ों की होगी। बिल्कुल एकदम बंटी हुई राय है। एक बड़ा वर्ग है, खासकर वो लोग जो अपनी या अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। एक सर्वे में तो करीब 70% लोगों ने समर्थन किया। और दूसरी तरफ पशु कल्याण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, संस्थाएं हैं जैसे पेटा और कई जानी मानी हस्तियां भी जैसे मेनका गांधी, राहुल गांधी, जॉन अब्राहम, ये सब इसका विरोध कर रहे हैं। उनका क्या तर्क है? उनका कहना है कि ये अव्यवहारिक है, अमानवीय है। इतने सारे कुत्तों के लिए अचानक शेल्टर कहाँ से आएंगे, उनकी देखभाल कैसे होगी, और एक बड़ी चिंता वो वैक्यूम इफेक्ट वाली है। वैक्यूम इफेक्ट मतलब ये कि अगर आप एक इलाके से कुत्तों को पूरी तरह हटा देंगे तो उनकी छोड़ी हुई जगह और खाने के स्रोत पर दूसरे जानवर जैसे चूहे या बंदर वो कब्जा कर सकते हैं। तो एक समस्या खत्म करने के चक्कर में दूसरी खड़ी हो सकती है। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। और नगर निगमों जैसे एमसीडी, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? सिर्फ शेल्टर बनाना ही नहीं बल्कि उनका खर्चा चलाना। बहुत बड़ा चैलेंज है। एक अनुमान लगाया गया है कि सिर्फ दिल्ली के ही मान लीजिए 1 लाख कुत्तों को रोज खाना खिलाने का खर्चा ही करीब 4 करोड़ रुपए रोज का आ सकता है। रोज का 4 करोड़? हाँ, तो सालाना बजट 1500 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, स्टाफ रखना, दवाइयों का इंतजाम करना, ये सब एमसीडी जैसी संस्थाओं के लिए बहुत बड़ी लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल चुनौती है।
इस पूरी बहस के बीच एक व्यक्तिगत कहानी भी है जो ध्यान खींचती है। श्रेया सिन्हा का एक लेख है जिन्होंने एक इंडी यानी देसी कुत्ते को गोद लिया था। उनका अनुभव क्या कहता है? हाँ, उनका लेख जमीनी हकीकत को सामने लाता है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें एक इंडी डॉग ब्राउनी को गोद लेने का फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि एनजीओज या शेल्टर के पास विकल्प बहुत सीमित थे। अच्छा, और गोद लेने के बाद क्या मुश्किलें आई हैं? कई तरह की। सबसे पहले तो नस्ल को लेकर भेदभाव। लोग विदेशी नस्लों को ज्यादा तरजीह देते हैं। फिर पेट फ्रेंडली घर ढूंढना एक बड़ी समस्या है। भारत में शहरों में ऐसी जगह मिलना मुश्किल है जहां पालतू जानवर रख सकें। हाँ, ये तो है। और कहीं आने जाने में? वो भी एक बड़ी चुनौती। पालतू जानवरों के लिए टैक्सी मिलना या तो महंगा है या मिलता ही नहीं। अगर लंबी दूरी की यात्रा करनी हो, जैसे ट्रेन या फ्लाइट से, तो उसके नियम इतने जटिल हैं और फ्लाइट्स तो अक्सर जानवरों के लिए जोखिम भरी और बहुत महंगी होती हैं। और शेल्टर्स की हालत, अगर कभी जरूरत पड़े तो? वहीं तो दिक्कत है। उनका कहना है कि अच्छे शेल्टर मिलना मुश्किल है और कई बार तो तथाकथित अच्छे शेल्टर में भी टिक फीवर जैसी बीमारियां फैलने का डर रहता है। तो उनका अनुभव यही दिखाता है कि भारत में पालतू जानवरों के लिए, खासकर देसी नस्लों के लिए, पूरा सपोर्ट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। ये तो होगी व्यक्तिगत अनुभव की बात। कुत्तों के व्यवहार को लेकर भी कुछ रिसर्च हुई है। क्या ये सच है कि आवारा कुत्ते हमेशा खतरनाक या आक्रामक ही होते हैं? नहीं, ये एक आम धारणा है, लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। जैसे एडिनबरा यूनिवर्सिटी की एक स्टडी हुई थी, उसमें पाया गया कि इंसानों और कुत्तों के बीच जो इनकाउंटर होते हैं उनमें से 82% बिल्कुल शांतिपूर्ण या न्यूट्रल होते हैं। 82%? तो आक्रामकता वाले मामले कितने थे? सिर्फ 2%। तो ज्यादातर मुठभेड़ें बिना किसी झगड़े के होती हैं। और ये रिसर्च ये भी चेतावनी देती है कि अगर हम कुत्तों को हटाने या मारने का रास्ता अपनाते हैं तो इससे पब्लिक हेल्थ में जो प्रगति हुई है उसे नुकसान पहुंच सकता है। पब्लिक हेल्थ में प्रगति कैसे? जैसे रेबीज नियंत्रण। पिछले 20 सालों में टीकाकरण और दूसरे उपायों से रेबीज के मामलों में करीब 75% की कमी आई है। अगर कुत्तों को हटाया गया तो ये टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। और वही वैक्यूम इफेक्ट का खतरा भी है कि नए बिना टीके वाले कुत्ते या दूसरे जानवर उनकी जगह ले सकते हैं। और आम लोग क्या सोचते हैं? मतलब समुदाय क्या चाहता है? क्या वो कुत्तों को मारना चाहते हैं? सर्वे तो यही दिखाते हैं कि ज्यादातर लोग मारने के सख्त खिलाफ है, करीब 70% से ज्यादा। हाँ, वो टीकाकरण 86% और नसबंदी यानी स्टेरिलाइजेशन 66% का पुरजोर समर्थन करते हैं। मतलब लोग भी एक मानवीय समाधान चाहते हैं। ये दिलचस्प है। तो दुनिया के दूसरे देशों ने इस समस्या से कैसे निपटा है? क्या कोई कामयाब मॉडल है जिसे हम देख सकते हैं? हाँ, कई अलग अलग मॉडल हैं और उनके नतीजे भी अलग अलग रहे हैं। नीदरलैंड्स का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। उन्होंने आवारा कुत्तों की समस्या को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया। अच्छा, कैसे किया उन्होंने? उन्होंने एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच अपनाई। उसमें CNVR यानी कैप्चर, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज, पकड़ो, बधिया करो, टीका लगाओ, वापस छोड़ो, मुख्य था। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बहुत सख्त कानून बनाए। कैसे कानून? जैसे हर पालतू कुत्ते की माइक्रोचिपिंग अनिवार्य कर दी। अगर कोई अपने कुत्ते को छोड़ देता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। जो लोग दुकानों से कुत्ते खरीदते हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाया गया ताकि लोग खरीदने के बजाय गोद लेने को तरजीह दें। और वहाँ एक मजबूत अडॉप्शन कल्चर भी विकसित हुआ। वाह, मतलब CNVR, कानून, टैक्स और अडॉप्शन सब मिलकर काम किया। जी बिल्कुल। भूटान भी एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चलाया, NADPM NCRP, और अपने देश के लगभग 100% आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करने में सफलता हासिल की। 100%? ये तो कमाल है। हाँ, थाईलैंड में फुकेत में सोई डॉग फाउंडेशन नाम की संस्था ने बड़े पैमाने पर CNVR कार्यक्रम चलाया, जिससे वहां आवारा कुत्तों की आबादी और रेबीज के मामलों में काफी कमी आई है। तो CNVR एक कामयाब रणनीति लगती है कई जगहों पर, लेकिन क्या हर जगह यही होता है? तुर्की का मामला कुछ अलग सुना था मैंने। हाँ, तुर्की का मामला काफी विवादास्पद है। वहां भी पहले CNVR पर जोर था, लेकिन हाल ही में 2024 में एक नया कानून प्रस्तावित किया गया और शायद पास भी हो गया, जो कहता है कि जिन कुत्तों को शेल्टर में रखने के एक निश्चित समय के बाद गोद नहीं लिया जाता, उन्हें मार दिया जाए। मार दिया जाए? ये तो काफी कठोर कदम है। जी, और इसका बहुत विरोध भी हो रहा है।
तुर्की के इतिहास में एक दुखद घटना भी है, 1911 की हायरसीजादा नरसंहार। तब इस्तांबुल के करीब 80,000 आवारा कुत्तों को पकड़कर एक वीरान द्वीप सिविरादा पर छोड़ दिया गया था, जहां वो भूख प्यास से मर गए। हे भगवान। 80,000। हाँ, और कहते हैं कि उसके कुछ समय बाद ही इस्तांबुल में एक बड़ा भूकंप आया था, जिसे कई लोगों ने उन बेजुबान जानवरों की मौत की सजा के तौर पर देखा। ये तो डरावना है। और कोई देश? इसी पर चलते हैं। मतलब वहां जानवरों को मारा नहीं जाता। चीन का फोकस रेबीज नियंत्रण पर ज्यादा रहा है, बड़े पैमाने पर टीकाकरण के जरिए। रोमानिया में भी एक दुखद घटना के बाद कुत्तों को मारने का विवादास्पद कानून बना था। और आपने वो पेरिस वाला किस्सा बताया था, वैक्यूम इफेक्ट का। हाँ, वो इतिहास का एक सबक है। कहते हैं कि किसी जमाने में पेरिस में जब कुत्तों को बड़े पैमाने पर मारा गया, तो उसके बाद वहां चूहों की आबादी भयानक रूप से बढ़ गई थी। वही वैक्यूम इफेक्ट। तो ये सब सुनने के बाद इतने सारे अलग अलग अनुभव, शोध, वैश्विक उदाहरण, भारत के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? क्या कोई एक समाधान नजर आता है? देखिए, ये तो साफ है कि कोई एक जादुई छड़ी वाला समाधान नहीं है। ये बहुत ही पेचीदा मसला है। लेकिन जो एक बात लगभग सभी सफल या मानवीय दृष्टिकोणों में कॉमन दिखती है, वो है एक संतुलित और एकीकृत रणनीति की जरूरत। संतुलित और एकीकृत मतलब ये कि सिर्फ एक चीज पर फोकस करने से बात नहीं बनेगी। जैसे सिर्फ कुत्तों को पकड़कर हटा देना, जैसा कि अभी आदेश आया है, वो शायद लॉन्ग टर्म समाधान ना हो और उसकी अपनी चुनौतियां हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। दूसरी तरफ सिर्फ बात करते रहना भी काफी नहीं है। तो क्या क्या शामिल होना चाहिए इस रणनीति में? कई चीजें एक साथ करनी होंगी। सबसे पहले तो एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC या CNVR कार्यक्रम को बहुत बड़े पैमाने पर और सही तरीके से लागू करना होगा। ये आबादी को मानवीय तरीके से नियंत्रित करने का सबसे असरदार तरीका माना जाता है। ठीक है, नसबंदी और टीकाकरण। और दूसरा, जो कुत्ते वाकई में आक्रामक हैं या रेबीज के लक्षण दिखा रहे हैं, उनकी पहचान करके उन्हें टारगेटेड तरीके से हटाना जरूरी है, ताकि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लेकिन ये पूरी आबादी को हटाने से अलग है। हाँ, मतलब जो सच में खतरा है उन पर फोकस करना। बिल्कुल। तीसरा, रेबीज टीकाकरण पर लगातार और व्यापक जोर देना होगा। सिर्फ कुत्तों का ही नहीं, बल्कि इंसानों के लिए भी पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन आसानी से उपलब्ध हो। चौथा, जिम्मेदार पालतू स्वामित्व को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इसमें क्या आएगा? इसमें लोगों को शिक्षित करना, कुत्तों को छोड़ने से रोकना, रजिस्ट्रेशन और माइक्रोचिपिंग जैसे कानून लाना, और खास तौर पर देसी नस्लों यानी इंडी डॉग्स को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे श्रेया सिन्हा ने किया। सही। और शहरों में कचरा प्रबंधन का भी कोई रोल है इसमें? बहुत बड़ा रोल है। आवारा कुत्तों की आबादी अक्सर वहां ज्यादा होती है जहां उन्हें आसानी से खाना मिल जाता है, यानी कूड़े के ढेरों के आसपास। तो बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट सीधे तौर पर कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। साथ ही कुत्तों को खाना खिलाने के लिए निर्धारित जगह डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट्स बनाने से भी टकराव कम हो सकता है। और समुदाय की भागीदारी, आम लोगों का क्या रोल हो सकता है? समुदाय की भागीदारी सबसे अहम है। लोग जिम्मेदारी से कुत्तों को खाना खिलाएं, अपने आसपास के कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए स्थानीय समूहों के साथ मिलकर काम करें। सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये तो है। और शेल्टर का क्या? क्या मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बेहतर और ज्यादा शेल्टर होम्स की जरूरत है, खासकर उन कुत्तों के लिए जो बीमार हैं, बूढ़े हैं या जिन्हें रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। MCD ने हाल ही में 12 नए शेल्टर बनाने और एक हेल्पलाइन शुरू करने की योजना बनाई है, जो एक अच्छा कदम है अगर वो सही से लागू हो। और जो मौजूदा कानून हैं, जैसे वो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001, उनका क्या? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। वो नियम साफ तौर पर कुत्तों को मारने पर रोक लगाते हैं और नसबंदी को अनिवार्य करते हैं, लेकिन दिक्कत उनके कार्यान्वयन में रही है। अगर उन नियमों को ही सही भावना से लागू किया जाए तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। तो कुल मिलाकर ये एक बहुआयामी समस्या है, जिसके लिए बहुआयामी समाधान ही चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ कुत्तों की संख्या का मसला नहीं है। इसमें पब्लिक हेल्थ जुड़ा है, पशु अधिकार जुड़े हैं, शहरी नियोजन की चुनौतियां हैं और हमारे समाज का जानवरों के प्रति रवैया भी जुड़ा है। सही कहा। तो शायद अंतिम सवाल ये नहीं है कि कुत्तों को हटाया जाए या मैनेज किया जाए।
शायद सवाल ये है कि हम अपने शहरों को, अपने रहने के तरीकों को और अपने व्यवहार को कैसे बदलें ताकि इंसान और जानवर दोनों ही सुरक्षित रूप से, बिना किसी डर या टकराव के एक ही जगह पर बेहतर तरीके से रह सकें। ये वाकई एक गहरा सवाल है और शायद इसी दिशा में सोचने की जरूरत है। खैर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया इस विस्तृत चर्चा के लिए। अलविदा। अलविदा, फिर मिलेंगे।